हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हमारा सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 तो आपको बता दिया था मैंने, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या चीज है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। पहले आपको पता होगा कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब जिस टेम्परेचर पे आपका पानी उबलना शुरू होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको पानी को उबालना है तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर। अब अगर हम लोग क्या कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब अगर हम लोग क्या कर देंगे, उस पानी में नमक को डाल देंगे, नमक उसके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो नमक डालने पर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल रहा था, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर उसको उबालना है तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो यही आपको अब समझना है कि अगर आप क्या कर देंगे, किसी वोलेटाइल लिक्विड में किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड कर देते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस था, नमक डाला जो कि नॉन वोलेटाइल है, क्या नमक भाप बन के उड़ जाता है? नहीं उड़ता, तो वो नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वहां पर जो आपका सॉल्यूशन का जो क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। अब आपका जो सॉल्यूशन बना है वाटर प्लस सॉल्ट मिला करके, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं उसके ऊपर हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फंडा है। जरा डस्टर ले लें, डस्टर आज यानी हमारा ग्लव पहनना हम भूल गए। चलिए आइए, तो हमारा जो है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बेसिकली इसी के बारे में अपने को पढ़ना। और यही क्या है, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, तो एक ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल दिया है जिससे तुम कभी भूलोगे नहीं कि होने क्या वाला है। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए आइए, तो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। ग्राफ वगैरह भी समझाना है, इसकी मैथमेटिक्स भी समझानी है। इसकी मैथमेटिक्स जो हम लोग करेंगे, सेम वही मैथमेटिक्स हम लोग को डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी करना है, अभी कराऊंगा वो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे एक कंटेनर है और यहां पर एक दूसरा कंटेनर है। तो पहले कंटेनर में अपन ने क्या कर दिया, मान लो सिर्फ अपन ने प्योर लिक्विड लिया, क्या है अपना वाटर, प्योर सॉल्वेंट वाटर लिया। समझ में आ गया? इसको अपन क्या करते हैं, मैं 2 टेबल पहले बना करके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई यहां पर हो क्या रहा है, जिससे आप लोगों को शायद थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का पैटर्न है ऐसे समझाने का, जैसे आपको कुछ आइडिया होगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका टेम्परेचर लिखूंगा मैं, और यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर। ठीक है ना, ये जो चीज है ऊपर नजर आ रहा है आपको, नहीं थोड़ा सा उसको नीचे कर देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा, या फिर ऐसे समझ लीजिए ना, ये पहले जो 2 कॉलम है ना, ये वाले 2 कॉलम, इसको मैं लिख रहा हूं किसके लिए, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के लिए। प्योर सॉल्वेंट मतलब क्या, हमारे केस में भी एग्जांपल के तौर पे वाटर। और ये जो 2 कॉलम है ये मैं लिख रहा हूं किसके लिए, सोल्यूशन के लिए। समझ में आ गया? सोल्यूशन मतलब क्या, हमारा वाटर प्लस हमारा नमक, वाटर प्लस सॉल्ट। समझ आया, क्लियर है? तो इस तरीके से, तो ये 2 कॉलम किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट के लिए। और ये सेम ये चीज आएगी, टेम्परेचर वेपर प्रेशर, ये किसके लिए, हमारे सोल्यूशन के लिए। तो टेम्परेचर जब मैंने क्या कर दिया, T1 रखा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। टेम्परेचर जब मैंने क्या कर दिया, T1 रखा, तो उसका वेपर प्रेशर मान लो तुमको समझाने के लिए 1 है। कितना है, 1 है। उसके बाद मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया, T2 कर दिया, जो वेपर प्रेशर हो गया वो क्या हो गया, 5 हो गया। वेपर प्रेशर पता है ना क्या होता है, यहां से जो वेपर बन रहे हैं, ये वेपर इसकी सतह पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो क्या है, वेपर प्रेशर। तो टेम्परेचर T1 पे वेपर प्रेशर कितना है, 1 है। टेम्परेचर T2 पे वेपर प्रेशर कितना है, 5 है। टेम्परेचर T3 पे वेपर प्रेशर कितना है, मान लो कितना है, वेपर प्रेशर 100 है। ये सब mmHg में कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। टेम्परेचर 4 पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो मान लो 500 है। समझ में आ गया? टेम्परेचर ऐसे बढ़ाते जा रहा हूं मैं, नीचे जैसे आ रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ते हैं, मतलब T4 T3 से बढ़ा है, T3 T2 से, T2 T1 से, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। फिर ऐसे बढ़ते मैं टेम्परेचर क्या कर देता हूं, 100 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं। टेम्परेचर क्या कर दिया मैंने, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो उसका जो वेपर प्रेशर हुआ ना, वो आया 760 mm ऑफ Hg। ये जो 760 mm होता है, यही 1 एटमॉस्फेयर होता है।
तो यहां से कुछ मैं रिलेट कर पा रहा हूं। जब मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ले आया, हीट करते करते ये पानी उबलना शुरू हो गया। उबलने का मतलब क्या बताया था ना मैंने, जो वेपर प्रेशर होता है वो तो सरफेस का फिनोमेना है, सरफेस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, भाप बन रहे। लेकिन जब मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आ गया पानी को, तब ये बल्क फिनोमेना हो गया। बल्क फिनोमेना मतलब क्या, वेपर प्रेशर यानी जब इससे कम टेम्परेचर था तो सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल नाच रहे थे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। लेकिन जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आ जाएंगे ना उसको, तो सरफेस के मॉलिक्यूल तो नाचेंगे ही, साथ साथ में अंदर के मॉलिक्यूल भी नाचना शुरू कर देंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो यहां से इसको कहते हैं बॉइलिंग हो जाना। तो बॉइलिंग बल्क फिनोमेना है, अंदर ऊपर नीचे सब जगह से क्या होगा, मॉलिक्यूल अब क्या हो जाएंगे, ऐसे नाचना शुरू कर देंगे इस तरीके से। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो यहां पर हमको समझ में क्या आ रहा है, यहां पर यह समझ में आ रहा है कि वो टेम्परेचर जिस पर आपका वेपर प्रेशर ये 760 बन गया। 760 मतलब क्या, 1 एटमॉस्फेयर, और ये क्या है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो टेम्परेचर जिस पर आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वापस से वो टेम्परेचर जिस पर आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस प्रेशर पर, उस वेपर प्रेशर पर आपकी बॉइलिंग शुरू हो जाती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर या सिचुएशन को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। वही बॉइलिंग पॉइंट होता है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो वो जो आपका टेम्परेचर होगा वही आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। यहां तक समझ में आया, क्लियर है। फिर से बताता हूं, आपने इसको हीट करना शुरू किया, T1 T2 T3 T4, ये T1 पे क्या होगा, कुछ वेपर प्रेशर बनाएगा, T2 पे और वेपर प्रेशर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ते जाएंगे, वेपर बढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर बढ़ेगा, वेपर बढ़ेगा तो वेपर का प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आ गया। तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 1 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 100 हुआ, 500 हुआ, 600 हुआ, 700 हुआ, 720 हो गया। टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते 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 कहां पहुंच गए, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे। तो ये वाला जो वेपर प्रेशर यहां पर बना इसका, वो कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेयर हो गया। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं। तो हमने ये कंक्लूड किया कि जब वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यही उसका डेफिनेशन है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखा रहा हूं मैं तुम लोग को। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, वो बल्क फिनोमेना है, ऊपर नीचे सारे मॉलिक्यूल नाचना शुरू कर देंगे, जबकि वेपर प्रेशर सिर्फ सरफेस वाला फिनोमेना है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द पॉइंट, द टेम्परेचर बोलो, पॉइंट मतलब द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर of liquid becomes equal to the applied pressure। यहां पर applied pressure क्या है हमारा, atmospheric pressure, applied pressure। समझ में आ गया, क्लियर है। जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द अप्लाइड प्रेशर, और यहां पर है अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड इज इक्वल टू प्रेशर एटमॉस्फेरिक। समझ में आ गया, ठीक है ना। कुछ किताबें तो ऐसे भी लिखती है, टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही लिखता हूं सीधा, शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आए, इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ गया, जिस पॉइंट पे लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, दैट टेम्परेचर is called as boiling point। वो टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एक्चुअली इसका नाम है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जब आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उसका एक्चुअल नाम क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो अपने को बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया, और ये भी समझ में आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट पे होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। वो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर पे क्या होगा, ये बॉइल होना शुरू हो जाएगा। यहां तक तो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। चलो अपने को समझ में आता है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अभी क्या करना है, ध्यान से सुनो। ये तो अपना वाटर था, चुपचाप अपन ने क्या कर दिया था, अपना सीधा साधा सुशील वाटर लिया था। समझ में आ गया। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा वाटर है इसके अंदर हम लोग सॉल्ट को ऐड कर दे रहे हैं। सॉल्ट क्या है बच्चों, नॉन वोलाटाइल सल्यूट।
सॉल्ट क्या चीज है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दे रहे हैं। तो जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दूंगा तो मैंने कहा था कि हम लोग सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को क्या मानते हैं? ए मानते हैं। तो पहले क्या था? सिर्फ ए के मॉलिक्यूल यहां पर थे और वही वेपराइज हो रहे थे, उसी की वजह से वेपर प्रेशर बन रहा था। तो जैसे इसको यहां पर ऐड करते हैं तो ये वाली सिनेरियो बन जाएगा। अभी यहां पर ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जब हम क्या करते हैं, सॉल्ट को इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो सॉल्ट ऐड करने से क्या हो जाता है? सॉल्ट ऐड करने से हमने सैकड़ों बार पढ़ लिया है कि सरफेस पर क्या हो जाएगा? सरफेस पर आपके ए और बी दोनों टाइप के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। यानी आपके वाटर के मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे और आपके सॉल्ट के मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे। सॉल्ट का बेसिकली आयन होगा Na+Cl- तो सॉल्ट के आयंस भी आ जाएंगे। यानी ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। अब बी तो नॉन वोलेटाइल अपन ने माना ही है। तो अब इससे क्या होगा? आप सिचुएशन को एनालाइज करो, ये टेबल से इसको समझने की आप कोशिश करो। अब जो टेम्परेचर मैंने T1 रखा था प्योर सॉल्वेंट के केस में, अब मैं वही टेम्परेचर रख रहा हूं यहां पर। अब उसका वेपर प्रेशर जो है, पहले देखो प्योर सॉल्वेंट था, T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर मैंने 1 माना था। अब ये हो जाएगा मान लो 0.2। जब मैं टेम्परेचर को क्या करता हूं? T2 कर देता हूं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? टेम्परेचर को T2 कर देता हूं। जो ये वाला टेम्परेचर था वही यहां पर रखता हूं। किसके लिए? अब सॉल्यूशन के लिए। तो अब इसका जो वेपर प्रेशर पहले कितना था? प्योर सॉल्वेंट पे के लिए 5 था। तो अब इसका जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो 3.5 बन रहा है। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यानी ऐसे जब मैं क्या कर रहा हूं, इसका टेम्परेचर T3 रख दिया, जो 100 बन रहा था वो कुछ 80 बन रहा है। T4 पे जो पहले 500 बन रहा था प्योर वाले में, वो सिर्फ 400 तक जा रहा है। यानी अगर मैं इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस करूंगा, अगर मैं सोल्यूशन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस करूंगा, तो क्या उसमें उबाल आएगा? आंसर है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उबाल कब आता है? उबाल तब आता है, बॉइलिंग तब होती है जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो आपका वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर बन जाए, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। बात समझ में आ रही? क्लियर हो गया? अच्छा, ये अपने को समझ में आ रही बात सर। अच्छा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो है वो बना 720 mm ऑफ Hg। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में उबाल नहीं आया। किस में उबाल नहीं आया? हमारे सोल्यूशन में उबाल नहीं आया। तो सोल्यूशन में उबाल नहीं आया, क्यों उबाल नहीं आया? इसलिए उबाल नहीं आया क्योंकि यहां पर अब क्या हो रहा है, यहां पर सरफेस पर ए के भी मॉलिक्यूल है, बी के भी मॉलिक्यूल है। पहले सिर्फ ए के मॉलिक्यूल थे तो ज्यादा मॉलिक्यूल वेपराइज होते थे, उसी वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा होता था। अब ए के मॉलिक्यूल कम है, ए के मॉलिक्यूल कम होने की वजह से जो मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे वो कम होंगे। अगर मॉलिक्यूल कम वेपराइज होंगे तो इसका यह मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर भी कम बनेगा। उतने ही टेम्परेचर पे जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो रहा था, सेम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे कम होगा। समझ आ गया? यानी जब मैं 100 से ऊपर टेम्परेचर लेकर के जा रहा हूं, 100 से मान लो मैंने, बहुत ज्यादा तो नहीं होता, अभी एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने कर दिया 105 डिग्री सेल्सियस, तब जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बना वो कितना बना? 760 mm ऑफ Hg। तो मुझे बताओ यहां पर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ या नहीं हुआ? हो गया एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाता था, नमक ऐड करने पर वो 105 पे जाकर के उबल रहा है। एक्चुअली केस ऐसा होता है कि बहुत ही कम इंक्रीमेंट होता है। अगर आप 10 कप्स क्या करेंगे, पानी लेंगे और उसमें कुछ ग्राम अगर आप सॉल्ट को डालेंगे तो 0.015 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ता है। अभी समझने के लिए ऐसे समझो कि जब 100 था तो अब मैंने क्या कर दिया था, पहले हमारा पानी उबल रहा था, लेकिन वो आपका सॉल्ट ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, 100 से ज्यादा टेम्परेचर करना पड़ा है। क्या करने के लिए? आपके सोल्यूशन को उबालने के लिए, उसके अंदर उबाल आने के लिए। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो यहां पर इट्स अ क्लियर केस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? इट्स अ क्लियर केस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ गया। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कुछ मॉलिक्यूल ए, कुछ मॉलिक्यूल बी के भी आगे, सॉलिड के भी आगे, तो वेपर प्रेशर कम बना। वेपर प्रेशर कम बना तो उतने ही टेम्परेचर पे जितना वेपर प्रेशर पहले था प्योर सॉल्वेंट में उतना नहीं बन पाया। तो अपने को वो वेपर प्रेशर लाना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, तो अपने को और ज्यादा उसको हीट करना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो यही कॉन्सेप्ट है किस चीज का? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का।
समझ आ गया? तो अगर हम लोग क्या कर देंगे, यही तो कहानी ला रहे हैं ना, बार बार हम लोग यही तो कर रहे हैं। एक वोलेटाइल सॉलिड लेते हैं, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड कर देते तो क्या होता है, क्या होता है भाई, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ गया? जिस टेम्परेचर पे वो प्योर फॉर्म में बॉइल हो रहा था उससे ज्यादा टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा, बॉइल होना शुरू होगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया। ठीक, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कुछ इसी तरीके से था। तो डेफिनेशन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट भी मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आगे क्या है, आगे जो है अब अपने को इसकी ग्राफिकल यानी मैथमेटिकल स्टडी करनी है। कॉन्सेप्ट तो मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है, कुछ नहीं समझा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मैंने पूरी कोशिश की कि बहुत आसान भाषा में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में तुमको समझा पाऊं मैं। ठीक है? क्लियर है? अब क्या करना है बच्चों, अब इसका ग्राफ बनाना अपने को। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो यहां पर जो बच्चों होगा अपना वो होगा वेपर प्रेशर, और यहां पर बच्चों अपना क्या होगा, टेम्परेचर। समझ में आया? क्लियर है? तो यहां पर होगा वेपर प्रेशर, वहां पर क्या होगा, आपका टेम्परेचर होगा। ठीक है? इसमें जो है जब आप क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। किसका ग्राफ बनाते हैं? आपके सॉल्वेंट का ग्राफ बनाते हैं। सॉल्वेंट का तो इस तरीके से आता है, और जब आप सोल्यूशन का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है। उसके नीचे इसका मतलब समझाता हूं, इसका मतलब क्या है, ऐसे कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है? ये आपका क्या है, सोल्यूशन का ग्राफ है। सॉल्वेंट मतलब क्या लिया था हमने, प्योर वाटर लिया था। सोल्यूशन मतलब वाटर प्लस क्या लिया था, सॉल्ट लिया था। समझ में आ गई? आपको बताना क्या चाहता है समझो जरा। और यहां पर एक ऐसा टेम्परेचर होगा, वो बता दूं मैं, ये आपका क्या है 760 mm ऑफ Hg, यानी कितना टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये वो टेम्परेचर जिस पे वो कट करेगा। समझ में आ गया? ये वाले लाइन पे, ये वाले पॉइंट पे क्या कर रहा है, उसको कट करना है। तो ये ऐसे, और ये टेम्परेचर यहाँ पर होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये इसको T1 बोल दो, या अभी मैं नाम लिख दूंगा, उसका नाम क्या होगा, ये वाला का नाम अलग होगा, ये टेम्परेचर का ये वाला नाम है, इसको T1 बोलते हैं, इसको T2 बोलते हैं। ठीक है? अभी समझाता हूँ, अलग अलग नाम रखेंगे उसका। तो ये दो ग्राफ अपने पास बने। ग्राफ जो अपन ने मैथमेटिकली ऐसे कुछ टेबल बना होगा, रीडिंग लेने के बाद उसके बाद बनने इसके ग्राफ इस तरीके से बनाए। अब क्या, ग्राफ को स्टडी करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने की कोशिश करो। देखो ये वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर मान लो 5 है। ये टेम्परेचर क्या है, 5 कब था, ये आपका टेम्परेचर, ये T2 है ना, इसको क्या करो, Tx करो, इसको Ty करो। ठीक है? ये आपका T2 है, T2 पे कितना है, 5 है। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? यानी क्या, जब आप क्या कर रहे थे, ये आप सॉल्वेंट ले रहे थे और ये क्या है, सोल्यूशन है आपका। तो T2 पे कितना वेपर प्रेशर है, इसका 5। वही T2 पे इसका जो वेपर प्रेशर है, यही T2 पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 3.5। कुछ समझ आ रहा है? तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो आपका सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, ज्यादा वेपराइज होगा, ज्यादा वेपर प्रेशर। यहां पर देखो वही टेम्परेचर पे जो आपका सोल्यूशन, उसका वेपर प्रेशर क्या है, 3.5 कम है। क्यों? मॉलिक्यूल ही कम है। मॉलिक्यूल कम है तो क्या होगा, वेपर कम बनेंगे, वेपराइज कम होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। उसी तरीके से ऐसे बड़ा है, नीचे इसलिए बना है क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है। इस वजह से अपन ने ये दिया। समझ में आ गया? क्लियर है? अब जो है इसको समझने की कोशिश करो। ये आपका वेपर प्रेशर, टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। देखो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया? ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सॉल्वेंट का। तो इसका नाम होगा TB0। क्या बोलते हैं इसको, TB0। कब होगा, मैंने बोला था प्योर फॉर्म के लिए। तो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट TB0। समझ में आ गया? क्लियर है? और ये आपका सोल्यूशन है, इसका भी देखो टेम्परेचर के बाद में वेपर प्रेशर बढ़ते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है, बढ़ते 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 बढ़ते। अब इसका जो यहाँ पर टेम्परेचर, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, यानी क्या, जब उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर, तब उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, TB होगा। क्या होगा, TB होगा। तो अगर ये देखो इसका 100 था तो उसका कहाँ आ रहा है, 105, 102 या 103, उससे ज्यादा पे आ रहा है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यहां से यहां तक का तो अपने को समझ में आ गया, ये कितना है, TB, और यहां से यहां तक का क्या है, TB0। तो पूरे में से इसको निकालेंगे तो ये बचेगा, इसको बोलते हैं डेल्टा TB0। समझ में? डेल्टा TB क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा TB। और यही चीज क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ग्राफिकली भी तुमको मैंने समझा दिया। तो देयरफॉर मैं बोलूंगा डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होगा, कौन ज्यादा है, TB ज्यादा है, तो TB माइनस T0B। समझ में आ गया? क्लियर है? TB माइनस
टी नॉट बी, ये आपका क्या है डेल्टा टी बी, और ये डेल्टा टी बी क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया। फॉर्मूलेज याद रखना है, कॉन्सेप्ट तो तुमको बता दिया मैंने कि ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पता लग जाएगा कि कितना एलिवेशन हुआ है, क्या करने पर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर। समझ में आया, क्लियर है। अब इसमें जो है अपने को कुछ चीजें निकालनी है, वो एक्सप्रेशन वगैरह निकालना है जिस चीज पे ये डिपेंड करता है। तो आइए मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं ग्राफ रब नहीं करूंगा, ये टेबल जो है, ये टेबल मैंने समझाने के लिए आपको बनाया था, तो आप एग्जाम में मत बनाना, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, इससे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको इससे, ठीक है। अब जो है अपने को क्या करना है, डेल्टा टीबी के लिए अपने को एक एक्सप्रेशन लिखना है कि वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। समझ आया, क्लियर है। तो यहां पर जो चीज है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, वो बुक का आपको बता देता हूं मैं, क्या आपकी बुक में है। वो आपकी बुक में प्रूफ तो नहीं दिया है, लेकिन मैं एक चीज हमेशा आपको एक्स्ट्रा ही कराता हूं, कुछ नई चीज बताता ही हूं, तो मैं प्रूफ करके भी बता दूंगा वो आया कहां से, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। इसके लिए प्रूफ कर लेंगे तो आगे वाले के लिए प्रूफ करने की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में टी डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी। उसके बाद जो है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का जो फंडा है वो मैं आपको अभी समझा देता हूं, ठीक है, क्लियर है। तो अभी मुद्दा क्या है, अभी मुद्दा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, समझ में आ गया। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पर हमने को क्या करना है, रिलेशन देखना है। आपकी बुक में डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। क्या दिया हुआ है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, और डेल्टा टीबी आपको पता है दोनों बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है ना। देयरफॉर इसको भी प्रोपोर्शनलिटी हटेगी यहां पर, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा करके क्या होगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, के बी इंटू एम। ये के बी क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं अभी कराऊंगा, अभी बेफिक्र रहो आप। ये आपको समझ में आ गया ना, डेल्टा बी क्या है, नोट्स में लिखेगा इसको, बड़े काम की चीज है। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, वो टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको बनाना तो आप बना सकते हैं, ताकि बाद में रिवीजन में काम आए। एग्जाम में नहीं लिखना है वो सब, ठीक है। अब इसके बाद केबी, ये क्या है, केबी का जो है फॉर्मूला है वो है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या नाम है इसका, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। समझ में आ गया, क्लियर है। तो उसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसे ही दिया होगा तो आप फंस जाएंगे अगर आपको नाम नहीं पता होगा तो। समझ में आ गया। तो केबी क्या है, केबी आपका मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो है, और एम क्या है, एम है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलालिटी, एल मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी वाटर प्लस सॉल्ट का जो मोलालिटी है वो आपका क्या है, एम है। तो ये जो चीज है आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, इसको मैंने लिखा दिया। ये चीज आपको एग्जाम में भी लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी करना है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है ना, ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में आपको जो एलिवेशन है वो आपका क्या है, डेल्टा टीबी है। यहां तक समझ में आ गया। अब ये आया कहां से वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उसको आइए समझते हैं कैसे क्या करना है, क्या हम लोगों को देखना है इसके अंदर। तो ये आप लोग अभी मैं रब कर देता हूं, अब मैं आपको प्रूफ दे देता हूं उसको। उसके लिए मुझे ग्राफ लगेगा, तो मैं आपको वो बताता हूं। तो प्रूफ, ठीक है, टू प्रूव लिख देता हूं। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। समझ में आ गया, ये प्रूफ करना है। तो उसका प्रूफ देना है मुझे आपको कि कैसे आया ये, ठीक है ना, क्लियर है। अब आप क्या कर दो, ये जो आपका सोल्यूशन है इसको सोल्यूशन 1 कर दो। समझ में आ गया। और एक और सोल्यूशन की आप लोग स्टडी कर लो। ये आपका क्या है, ये आपका सोल्यूशन 2 है। समझ में आ गया। उसमें कोई और वोलेटाइल, कोई नॉन वोलेटाइल आपने सोल्यूट ऐड कर दिया होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। अब क्या, अब जो है इसमें यहाँ पर ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल दिख रहा है तुम लोगों को। समझ में आ गया। आप बोलेंगे तो कर्व है, अप्रोक्सीमेटली इसको स्ट्रेट लाइन मान लेंगे हम लोग। समझ में आ गया, क्लियर है। तो एक ट्राइंगल दिख रहा है, इसका नाम मैं देता हूँ एक्स वाई जेड। समझ में आ गया। तो एक ट्राइंगल में यहाँ पर दिख रहा है मुझे एक्स वाई जेड। समझ में आ गया। और एक ट्राइंगल मुझे यहाँ भी दिख रहा है, देखो ये देखो, ये भी लगभग मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट लाइन मान लूँगा। तो एक ये ट्राइंगल मुझे यहाँ भी दिख रहा है। एक ट्राइंगल मेरे पास क्या है, ये भी है, ये भी मेरे पास ट्राइंगल है। ये एक्स है, ये आपका एक्स था, ये वाई था, और ये आपका क्या था, जेड था। नहीं उल्टा कर दिया। ये आपका क्या है, एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है, जेड है। ठीक है ना। इसका नाम कुछ एम रख दो और इसका नाम क्या रख दो, एन रख दो। समझ में आ गया। तो एक्स तो यही होगा,
x तो वही है, ये m है और ये क्या है n है, नाम से कोई लेना देना नहीं है, जो काम की चीज़ है वो बताता हूँ मैं। ये देखो ध्यान से, ये जो चीज़ है ये आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, तो ये जो चीज़ है ये चीज़ भी वही है, तो ये डेल्टा टी बी है ना, तो ये क्या आपका डेल्टा टी बी लिख देता हूँ, पर ये क्या आपका डेल्टा टी बी, समझ आ रहा है, ये डेल्टा टी बी 1 बोलते हैं इसको क्योंकि पहला वाला है, क्योंकि आगे वाले के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा डेल्टा टी बी 2, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है, इसको 1 बोलेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये पूरे में से क्या कर दी, ये पूरा देखा अपन ने, इसमें से इसको माइनस कर दिया, TB2 में से TB0 को माइनस किया, तो ये चीज़ क्या मिली पूरी, एक ही मिली आपको डेल्टा TB2, तो ये आपका क्या है, ये आपका है डेल्टा TB2, समझ में आ गया। ये चीज़ क्या है, ये जो है ये क्या है, ये वेपर प्रेशर का बच्चों डिफरेंस है, समझ में आ गया, तो इसको बोलेंगे डेल्टा P1। और ये जो चीज़ है ये भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का ये भी क्या है, वेपर प्रेशर का डिफरेंस है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये आपका डेल्टा P1 है और ये क्या है डेल्टा P2 है। ये अपने को समझ में आ रहा है, अब देखने में समझ में आ गया, आपको वो उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको उस पर ध्यान देना है, ये आपको समझना है। अब इसके बाद क्या है, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको रब कर देता हूँ। दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, साइड उसकी प्रोपोर्शन में हो जाएगी, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2, ये और ये प्रोपोर्शन में इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2। समझ में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डेल्टा TB1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या डेल्टा TB इन जनरल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट आ रहा है, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो मतलब कोई कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसका मतलब डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डेल्टा P हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है, ये अपने को बात समझ में आती है। अब अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें। आगे क्या है, डेल्टा P जो है ये तो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डेल्टा P क्या है पता है ना, क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझ में आ गया। तो देयरफॉर यहां पर मैं बोलूंगा डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होगा, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेल्टा P। मैं पहले वर्ड्स में लिख करके देता हूं तुमको, ये क्या है, ये आपका है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आ गया, क्लियर है। तो याद रखिएगा, जितना ज्यादा लोअरिंग होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये LVP बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम। बट जो आपका डेल्टा P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलैलिटी होता है। क्या होता है वो, मोलैलिटी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, यहां पर देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। M क्या, मोलैलिटी। समझ में आ गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, और भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में करा रहा हूं। देयरफॉर डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KB इंटू M, और ये आपका KB क्या है, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट आ गया, मैंने आपको समझा दिया वो कैसे लिखते हैं। फिर M को भी लिख सकते हैं, M क्या है, मोलालिटी। मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। समझ आया, क्लियर है। तो ये आपका है ऐसे, इस तरीके से, तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा, तो ये ऐसे इसका प्रूफ है, वो भी मैंने आपको करा दिया। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आ गया, लेकिन मुझे बताना था कि वो आया कहाँ से, वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप नहीं भी कॉपी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉपी कर लो तो बेटर, क्योंकि कोई टीचर नहीं कराता है इसको, बच्चे को कंफ्यूजन रह जाता है कि वो आया कहाँ से भाई। समझे क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर। तो प्रूफ करके बता दिया मैंने इस चीज को आपको। अब जो है मुद्दे पे आते हैं, याद तो आपको यही रखना है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है आपकी टेक्स्ट बुक क्या कहती है, आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो सल्यूट के मोल्स के या मोलार मास के ऊपर बात करती है। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो क्या करती है, सल्यूट के मोलार मास पे बात करती है। अच्छा, एक और चीज बतानी है, KB का जो आपका यूनिट होता है वो क्या होता है, अभी समझा देता हूँ वो। और मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम दी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है इसका, कि आप कैसे मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं इससे। अभी समझा देता हूं मैं, बिल्कुल फिक्र नहीं करने का, बहुत इजी है ये, ठीक है। चलो भैया, जाओ। सबसे पहले तो इसका यूनिट बता देता हूं। डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या आया, KB इंटू M आया। M क्या है, M है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये आपका क्या है, डेल्टा TB है,
ठीक है ना, क्लियर है। इसका जो है आपको फॉर्मूला भी समझा देता हूं मैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, देखो क्या होगा, डेल्टा टीबी तो क्या है मुझे बताओ सबसे पहले, डेल्टा टीबी क्या है, ये बेसिकली डिफरेंस इन टेम्परेचर है। तो अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस करूंगा तो 50 डिग्री सेल्सियस आएगा, यानी क्या जो चेंज आएगा उसका भी क्या होगा, उसका भी जो आपका यूनिट बनेगा वो केल्विन या डिग्री सेल्सियस ही होगा। उसके बाद क्या है, ये आपका केल्विन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, केल्विन हो गया, समझ में आ गया, इज इक्वल्स टू केबी। और उसके बाद बताओ इसका नंबर ऑफ मोल्स का क्या होगा, मोल ही होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, किलोग्राम होगा, समझ में आ गया। तो क्या बनेगा यूनिट बताओ केबी का, जल्दी बताओ केबी का यूनिट क्या बनेगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल, समझ आ गया, क्लियर है। तो ऐसे बनता है इसका यूनिट, समझ में आ गया, केल्विन, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है तो उसका तो मोल बनेगा, सॉल्वेंट का क्या है किलोग्राम, तो किलोग्राम को वहां भेज दिया मैंने, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल, समझ में आ गया। इसको डिग्री सेल्सियस में भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा भी बोल सकते हो, और डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल, ये भी क्या है, केबी का यूनिट है, समझ आ गया, क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसका डेफिनेशन एक होता है जो कि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि डिफाइन मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करो। तो डेफिनेशन ऑफ केबी, तो बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है, समझ में आ गया। तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। मुझे बताओ डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है, वो क्या है, केबी इंटू एम, यही तो फॉर्मूला है डेल्टा टीबी का, केबी इंटू एम, ये इसका फॉर्मूला है। अगर मैं ऐसा कर दूं, ध्यान से सुनना, m क्या है, m क्या है, m है तुम्हारे पास, ये आपका मान लो 1 है, m क्या है, मान लो आपने क्या कर लिया, m को 1 मान लिया, m को क्या मान लिया, 1 मान लिया, यानी मोलालिटी 1 मान ली, ठीक है। इफ अ सोल्यूशन इज 1 मोलल, इफ अ सोल्यूशन इज 1 मोलल, एक सोल्यूशन 1 मोलल का है, देन अगर ये 1 हो गया, देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, दैट इज मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट हो जाएगा आपका, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आ गया। तो मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल है, लेकिन कब, जब आपका सोल्यूशन 1 मोलल होगा, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इफ यू हैव टेकन अ सोल्यूशन ऑफ 1 मोलल कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आया, क्लियर है। तो ऐसा आप उसको डिफाइन कर सकते हो, मतलब आपको समझा दिया मैंने कि m को 1 मान लो तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और वही लिखना है आपको, समझ आया, क्लियर है। तो ये भी समझा दिया। अब जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, जो कि सबसे बड़ा एप्लीकेशन है इसका, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो नमक ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो गया, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना इसका, ऐसे ही कर रहे हैं क्या, नमक को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका फायदा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। तो वो क्या है, मोलार मास ऑफ सल्यूट, आप सल्यूट का क्या निकालेंगे, मोलार मास निकालेंगे, ठीक है। तो आपको क्या पता है, हमको पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, केबी इंटू एम, ये अपने को पता है। अपन सल्यूट को बी मानते हैं और सॉल्वेंट को क्या मानते, बोलो ए मानते, याद है ना तुम लोग को, बताया था मैंने। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, एम को क्या करेंगे बच्चों, मास क्या होता है, एम सॉरी ये तो मोलालिटी है, मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, लिख देता हूं फिर से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये इसका फॉर्मूला है मोलालिटी का। तो इज इक्वल टू केबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एन बी, मास ऑफ, जल्दी बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट एम ए, ये सॉल्वेंट है, बी सल्यूट है, डेल्टा टी बी यहां पर है, बात समझ में आ रही, क्लियर है। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर सकते हो बताओ जरा, नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हो मास अपॉन मोलार मास, क्या लिख सकते हो, मास अपॉन मोलार मास। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ही होता है मास अपॉन मोलार मास, तो मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सल्यूट इनटू, ये तो नीचे ही है अपना एम ए, ये समझ में आ गया, मास अपॉन मोलार मास वो लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचता ही क्या है भाई इसमें, अगर ये तो देखो एम ए जो है वो किलोग्राम में है, हाँ एम ए किस में है, किलोग्राम में, अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, अब ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया,
बात समझ में आ रही, क्लियर है। अब वो 1000 को ऊपर भेज देना, जैसे वो 1000 को ऊपर भेजोगे तो क्या बनेगा, के बी इज इक्वल्स सॉरी डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी, और साथ साथ में क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका एम बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम बी इंटू स्मॉल एम ए। समझ में आ गया, क्लियर है। ग्राम में कन्वर्ट कर लिया मैंने। आपको निकालना क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब निकालना क्या है, यानी आपको निकालना है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, यानी एमबी कैपिटल एमबी निकालना है। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कैपिटल एमबी निकालना। तो अब बचा ही क्या भाई, ये कैपिटल एमबी यही तो है, एक साइड पे भेज दो, बाकी चीजों को नीचे भेज दो, यही है आपका फॉर्मूला। तो देयरफॉर बताओ क्या होगा, देयरफॉर कैपिटल एमबी को वहां भेजो, कैपिटल एमबी इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एमबी होगा के बी इंटू स्मॉल एम बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी बी इंटू स्मॉल एम ए। समझ आ गया। इसमें कैपिटल एम बी क्या है खुद से लिख लेना, मास ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, के बी क्या है मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, एम बी क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, 1000 तो फैक्टर है, डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एम ए क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गया, जो मैंने बोला है पॉज कर करके सब लिखते जाना। समझ में आया, क्लियर है। तो आपकी बुक में ये दिया था फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। इसमें जो आपकी बुक में W लिया है मतलब वो मास है। समझ आया, क्लियर है। तो ये ऐसे हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये मास नहीं है, ये क्या है, ये मोलालिटी है। समझ आ गया, याद रखना है इसको, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने प्रूफ करवा के दे दिया। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की इसको समझाने की। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू।